नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री मुख्यतः निम्नलिखित मसलों को अपने निष्कर्षों का विषय क्षेत्र बनाते हैं। इसमें सबसे पहला है राज्य और सरकार का अध्ययन। राजनीतिक सिद्धांत के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम राज्य और सरकार का अध्ययन आता है। प्राचीन काल से ही राजनीतिक सिद्धांत द्वारा राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति तथा विकास तथा कार्य क्षेत्र के बारे में विचार होता रहा है। इसके अंतर्गत साथ ही साथ सरकार के विभिन्न रूपों जैसे वंशानुगत, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र, संसदीय अध्यक्षीय, एकात्मक, संघात्मक आदि का भी अध्ययन किया गया है तथा इनसे संबंधित कई समस्याएं जैसे विधानमंडल एक सदनी हो या द्विसदनी, कुशल कार्यपालिका के क्या लक्षण हैं तथा अधिकारी तंत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए आदि समस्याओं को राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत उठाया जाता है और उनसे संबंधित निर्णयों का भी निर्धारण किया जाता है। दूसरा है मानवीय समुदाय, वर्गों और संस्थाओं का अध्ययन। राजनीतिक सिद्धांत में राज्य और सरकार के अध्ययन के साथ साथ समाज में निहित मानवीय समुदाय, विभिन्न वर्गों, संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि समाज के इन विभिन्न रूपों को अलग रखकर राज्य या सरकार का अध्ययन संभव नहीं है। सरकार में कोई भी समुदाय या वर्ग स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, इसलिए उनको दूसरे वर्गों से भी संबंध होता है। बहुलवादियों ने राज्य के अन्य समुदाय जैसे मजदूर वर्ग, व्यावसायिक संघ, छात्र व महिला संघों, परिवार आदि के अध्ययन पर विशेष बल दिया है। मार्क्सवादियों का वर्ग संरचना व संघर्ष का सिद्धांत तो इसका केंद्र बिंदु बन गया है। तीसरा है राजनीतिक दल प्रणाली। राजनीतिक दल प्रणाली मताधिकार तथा चुनावी राजनीति से जुड़े प्रश्नों का अध्ययन व समीक्षा। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक दल, उनकी संरचनाएं व कार्यों का भी अध्ययन किया जाता है। मुख्य रूप से एक दलीय प्रणाली तथा बहुदलीय प्रणाली की विस्तृत चर्चा की जाती है। इसके साथ साथ लोगों को प्राप्त होने वाले मताधिकार और प्रतिनिधित्व के बारे में भी बहुत से सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जैसे विषयों को भी इसके अंतर्गत लाया जाता है। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जैसे विषय भी इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है मानवीय व्यवहार का अध्ययन। मानव ही समस्त गतिविधियों का केंद्र होता है, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत मानवीकरण व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री ने मानवीय व्यवहार को ही अपने अध्ययन की मूल इकाई माना है। इस मानवीय व्यवहार के अंतर्गत मनुष्य की न केवल प्रत्यक्ष क्रियाओं को बल्कि मनुष्य की प्रवृत्तियों, आस्थाओं और आकांक्षाओं को शामिल किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत ही मनुष्य की गतिविधियों को निश्चित करते हुए उनके विकास में बाधक बनने के स्थान पर उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति अनुकूल ही सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इस क्षेत्र में लॉसवेल जी, आमंड जी, मॉस्का, प्रेरेटो, डेविड ईस्टन आदि का विशेष योगदान रहा है। पांचवा है राजनीतिक शक्ति का अध्ययन। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक शक्ति का अध्ययन भी किया जाता है। अनेक विद्वानों ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहा है। जैसे अनेक विद्वान में आते हैं मैक्स वेबर,
मैक्स वेबर, हैरोल्ड लासवेल, जॉर्ज कैटलिन, रॉबर्ट डहल आदि विद्वान शक्ति सिद्धांत के पक्षधर रहे हैं। राजनीतिक शक्ति का सिद्धांत उतना ही प्राचीन है जितना कि राजनीति शास्त्र का। इसका अध्ययन प्लेटो की रिपब्लिक से लेकर आज तक हो रहा है। इस अवधारणा को राष्ट्र राज्य का उदय से विशेष बल प्राप्त हुआ है। अगला यानी कि छठा है विकास और आधुनिकीकरण की समस्या का अध्ययन। समाजशास्त्र के बढ़ते प्रभाव के कारण राजनीतिक सिद्धांत में कुछ नवीन अवधारणाओं को अपनाया गया है, जिसमें समाजीकरण, विकास, गरीबी, असमानता तथा आधुनिकीकरण शामिल है। विकास और आधुनिकीकरण से उत्पन्न समस्याएं राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख संदर्भ बिंदु बन गए। इसी कारण आज के अधिकांश सिद्धांत शास्त्री पिछड़े हुए देशों के विकास व राष्ट्र के लिए निरंतर शोध करने लगे हैं। अनेक विचारक जो कि जी आमंड, डेविड एप्टर, डेविड ईस्टन, मायरन बिनर, ग्राहम ब्लास, चार्ल्स मेरियस आदि का इस क्षेत्र में योगदान रहा है। रजनी कोठारी ने भारत के सामाजिक राजनीतिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि जातिवाद साम्यवाद तथा दलित राजनीतिक अब भारतीय राजनीति के मुख्य बिंदु बन गए हैं। आधुनिकीकरण से उत्पन्न एक अन्य समस्या दूषित पर्यावरण की है, जिसका अध्ययन किया जा रहा है और ऐसे उपाय सुझाए जा रहे हैं जिनसे न केवल पर्यावरण स्वस्थ हो बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का भी संरक्षण किया जाता है। अगला है नारीवादी सिद्धांत। नारीवादी सिद्धांत राजनीतिक सिद्धांतकारों को पिछले कुछ वर्षों से नारीवादी आंदोलन काफ़ी आकर्षित कर रहा है। आदिकाल से ही नारियों की स्थिति बड़ी ही दयनीय रही है। वह परिवार की सदस्य होते हुए भी परिवार के मामले में उसका हस्तक्षेप असहनीय रहा है। न केवल समाज की उपलब्धियों से वंचित रही है बल्कि उसे पुरुष प्रधान समाज द्वारा उत्पीड़न का भी शिकार होना पड़ा है। सती प्रथा, बाल विवाह और देवदासी प्रथा ने तो उनकी स्थिति और दयनीय कर दी है। लेकिन 1970 के दशक में नारी मुक्ति के सवालों को लेकर बहुत गंभीर प्रयास किए गए हैं। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की क्या स्थिति है और राजनीतिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए आदि जैसे विषयों पर गहन अध्ययन होने लगा। वर्तमान में राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री एक ऐसे समाज के निर्माण के चिंतन में लगे हैं जिससे समाज के लिए प्रत्येक पुरुष और स्त्री को राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में समान रूप से भागीदारी मिले। आठवां है सार्वभौमिक मूल्यों का अध्ययन। प्राचीन काल से लेकर आज तक विभिन्न विचारकों का जन्म हुआ। उदारवाद, आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, उपयोगितावाद, समाजवाद और गांधीवाद ऐसे ही कुछ विचारधाराएं हैं। इन विचारधाराओं का एकमात्र लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय के आदर्शों पर आधारित हो। उदारवादियों ने राजनीतिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों का समर्थन किया, जिसका समर्थन मार्क्स ने भी किया था। लेकिन वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के लिए उन्होंने समाज के वर्ग भेद को समाप्त करने की बात कही। विकेंद्रीकरण का समर्थन गांधीवाद द्वारा भी किया गया था। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आगे आने वाले वीडियो में हम राजनीतिक सिद्धांत के महत्व तथा उसके प्रकृति के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।